नमस्कार विद्यार्थियों। और हम कक्षा 12 के सृजन पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग का एक अध्याय पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। इसका पहला भाग हमने डिस्कस किया है, समझा है और आज हम बात करेंगे दूसरे भाग में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर के लेखक हैं, रचयिता हैं। और ये जो चैप्टर है ये अंबेडकर के द्वारा दिए गए एक भाषण का अंश है और इस भाषण में बताया गया है कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 3 बातें हमने समझी हैं, उन बातों पर विचार किया है कि ये बातें अगर होंगी तो किस प्रकार प्रजातंत्र सफल हो सकता है, एक अच्छे सिस्टम का निर्माण हो सकता है। आज हम 5 बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सफल प्रजातंत्र के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। पहली बात, चौथी बात है, 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए। चौथा टॉपिक है राजनीतिक व सिविल कार्यालय में भेद। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यालय मतलब ऐसे व्यक्ति जो चुन करके गए हैं, मंत्री वगैरह बने हैं, ठीक है ना, तो वो मंत्रियों का जो काम है उस कामकाज को सिविल कार्यालय से, सिविल कार्यालय मतलब जितने भी आईएएस हैं यानी प्रशासनिक सेवा में लोग हैं या जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 4th ग्रेड के लोग भी जो हैं, उन सबके कामों को क्या करना चाहिए, इन मंत्रियों के कामों से अलग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये 5 इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल है मंत्रियों का, ठीक है, या विधायकों का, सांसदों का। और इनका जो कार्यकाल है ये चुन करके गए हैं, इनकी एज के आधार पर इनका कार्यकाल डिसाइड होता है। तो इनके और इनके कार्यकाल को, कार्यों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरे को इनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है अंबेडकर ने कि किसी समय अमेरिका में भी ऐसा ही होता था। कैसा होता था कि वहां जब कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी, ठीक है, तो वो पार्टी क्या करती थी, वो पार्टी पूरे सिस्टम को चेंज कर देती थी। वो जो नेता होते थे, वो जो भी प्रधानमंत्री मेन जो बने हैं बड़े पदों पर, तो वो क्या करते थे, वो सारे लोगों को, सारे नौकरशाही को, सारे ब्यूरोक्रेट्स को वो चेंज कर देते थे। ठीक है ना, चाहे उसमें कलेक्टर होंगे, चाहे उस एरिया का संभागीय आयुक्त हो सकता है, पटवारी हो गया, ठीक है ना, लिपिक हो गए, और सारे छोटे लेवल तक भी हो सकता है कि 4th ग्रेड लेवल तक भी वो चेंज कर दिया जाए। तो इस प्रकार का चेंज होता था किसी समय अमेरिका में, और इसलिए वहां पर क्या हो जाता था, पूरा सिस्टम बेकार हो जाता था, एक आपाधापी का माहौल या भागदौड़ का माहौल बन जाता था। ठीक है, या कह सकते हैं कि जनता में अराजकता फैल जाती थी। ठीक है ना, सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, लोग बाग इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितना कंफ्यूजन हो सकता है, बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसा होता था अमेरिका में किसी समय, और इसे क्या कहा गया, विकृत शासन पद्धति कहा गया। विकृत का मतलब है बिगड़ी हुई शासन पद्धति। ठीक है ना, बिगड़ी हुई शासन पद्धति थी किसी समय अमेरिका में। क्यों थी? क्योंकि वहां पर राजनीतिक और सिविल कार्यालय के कार्यों को मिक्स कर दिया जाता था, और राजनीतिक कार्यालय के जो लोग थे वो सिविल कार्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करते थे और उन पर दबाव बनाए रखते थे, और इस प्रकार उनमें एक शासन पद्धति विकृत थी। उस बिगड़ी हुई शासन पद्धति को कुछ समय के बाद अमेरिका ने बदल दिया और सुधार किया। एक और एग्जाम्पल दिया है अंबेडकर ने, क्या कहा है, लिन लिथगो का एग्जाम्पल दिया है। लिन लिथगो का प्रकरण भी यहां पर दिया है। ये कौन है? ये उस समय के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है ना, या वायसराय हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हैं, कहते हैं अंबेडकर ने कहा है कि किसी समय जब मैं पीडब्ल्यूडी विभाग में था, तो उस समय ये लिन लिथगो जो वायसराय थे, इनका एक सेक्रेटरी मेरे पास आया
और मुझे कहा, क्या कहा कि सारे जितने भी अभी तक जितने भी वायसराय हुए हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं, उन सबके नाम पर कोई न कोई सड़क है, कोई पार्क है, कोई भी जगह है, ठीक है ना, तो वो उस नाम के कारण फेमस हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं, कौन चाहता है? लिनलिथगो का सेक्रेटरी। उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो वायसराय हैं, ये लिनलिथगो हैं, इनके नाम पर भी कोई ऐसा स्ट्रीट, कोई ऐसा पार्क या कोई ऐसी लेन, कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि इनका नाम भी हमेशा चलता रहे। ऐसा कहा वायसराय लिनलिथगो के सेक्रेटरी ने। किसको कहा? अंबेडकर को। तो अंबेडकर ने क्या किया? अंबेडकर ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या ऐसा किया जाना उचित है? तो अंबेडकर के सेक्रेटरी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनको हमारे कार्यालय पर या काम पर दबाव नहीं देना चाहिए। और उस अंबेडकर के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये निर्णय दिया, एक ऐसा सुझाव दिया जो बिल्कुल उपयुक्त था, ठीक है ना। तो यहां पर दो एग्जाम्पल दिए हैं कि अमेरिका में एक बिगड़ी हुई शासन पद्धति थी, किसके कारण? राजनीतिक और सिविल कार्यालय में भेद नहीं होने के कारण। और लिनलिथगो का प्रकरण भी दिया है कि काम को अलग अलग बांटा जाना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या होना चाहिए। सफल प्रजातंत्र के लिए विधान संबंधी नैतिकता होनी चाहिए। विधान का मतलब कानून। कानून जो बनाया गया है, संविधान जो बनाया गया है, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। चाहे वो उस देश का सामान्य नागरिक हो या उस देश का राष्ट्रपति हो या उस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, सबके लिए उस कानून को मानने की बाध्यता होनी चाहिए। और उस विधान के प्रति सब लोग क्या हो? नैतिकता के रूप में उसका पालन करें। इसका मतलब क्या है कि उस कानून को डरे नहीं, डर कर पालन नहीं करें, बल्कि उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करें, उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें सभी व्यक्ति। तो यहां पर दो उदाहरण दिए हैं। पहला है जॉर्ज वॉशिंगटन का। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। तो लेखक अंबेडकर ने कहा है कि जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली और उस समय जॉर्ज वॉशिंगटन को सर्वसम्मति से जब एक राष्ट्रपति बनाया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया और उस समय वो वहाँ के दिलों पर राज करते थे, ठीक है ना। तो और उनका जब कार्यकाल पूरा हुआ, तब सभी लोगों ने क्या कहा कि जॉर्ज वॉशिंगटन को ही फिर से राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। तब क्या कहा वॉशिंगटन ने कहा कि ऐसा किया जाना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ये विधान संबंधी नैतिकता से परे है, ये गलत बात है, अनुचित है, न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो कानून बनाया है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए जनता के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति होना चाहिए वहां पर। लेकिन जब एक ही व्यक्ति हर बार चुनकर बनता रहेगा और उस देश का हेड बनता रहेगा, तो वो जो है वो प्रजातंत्र नहीं रहेगा, बल्कि वो तो राजतंत्र बन जाएगा या तानाशाह शासन भी हो सकता है। तो ऐसा करना अनुचित है। क्या अनुचित है? कि एक ही व्यक्ति का बार बार चुना जाना। इस प्रकार वॉशिंगटन ने ऐसा चुने जाने से मना कर दिया। लेकिन बहुत अत्यधिक प्रेम जताने पर, जब जनता ने प्रेम जताया, विश्वास जताया, तो वो फिर से चुने जाने के लिए तैयार हो गए। और तीसरी बार फिर से जनता ने उनको कहा कि आप तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनिए, ठीक है ना। लेकिन तीसरी बार उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया, इस विचार को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? विधान संबंधी नैतिकता
का विचार उनमें था, यानी कानून को वो चाहते तो हो सकता था कि वो राष्ट्रपति बन जाते, बार बार बन जाते, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कानून सबसे बड़ा है, जो हमने बनाया है उसको हमें पालन करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े हों। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, बाल्डविन और एडवर्ड का प्रकरण भी यहां दिया गया है। ये इंग्लैंड की बात यहां हो रही है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम है बाल्डविन और वहां के राजा जो है उनका नाम है एडवर्ड। तो इन दोनों का प्रकरण भी यहां दिया गया है और इसमें क्या बताया गया है कि यहां पर एक तो बाल्डविन थे, वो उस देश के प्रधानमंत्री थे और एडवर्ड जो थे वो राजा थे। तो राजा एक बार क्या हुआ कि जो एडवर्ड 8वें थे वो किसी एक महिला से विवाह करना चाहते थे और उनके विवाह करने से क्या होगा, विवाह करने से उनको अपनी पोस्ट है, अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो उस पद को नहीं छोड़ना चाहते थे। तब क्या किया, बाल्डविन इसके विरोध में थे कि आपको तो पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो बाल्डविन है इनकी एक पार्टी थी, ये सत्तारूढ़ पार्टी है, ठीक है ना, सत्तारूढ़ पार्टी, अनुदार दल, और उसके बाद में उसका जो विपक्षी पार्टी है वो है मजदूर दल। तो मजदूर दल क्या चाहता था कि ये राजा हमेशा बने रहे, ठीक है ना, वो एडवर्ड के पक्ष में थे, कौन, विपक्षी दल वाले, और जो सत्तारूढ़ जो पार्टी थी, अनुदार दल जो था, वो भी राजा के पक्ष में था। तो विपक्षी दल क्या कर सकता था, वो चाहता तो, वो अगर चाहता तो इस बाल्डविन की सरकार को गिरा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया इस विपक्षी दल ने, ठीक है ना। तो वो दोनों ही, मजदूर दल भी और अनुदार दल भी, दोनों ही राजा के पक्ष में थे, इसलिए फिर भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन दोनों ने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो विधान संबंधी नैतिकता को सर्वोपरि मानते थे। तो अभी देखा हमने कि विधान संबंधी नैतिकता के लिए दो प्रकरण बताए हैं, एक तो जॉर्ज वाशिंगटन का और एक बाल्डविन और एडवर्ड का प्रकरण यहां दिया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6 नंबर पे, अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो अल्पमत का मतलब है जिसकी कम संख्या हो, ठीक है ना, माइनॉरिटी हो। तो जो मेजॉरिटी जिसकी होगी, जिस पार्टी की होगी, वो क्या करेगी, हो सकता है कि कई बार अपने पावर वो दिखा दे, ठीक है ना, माइनॉरिटी को या अल्पमत वाली पार्टी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके कम सदस्य हैं, जिसके कम विधायक हैं, कम सांसद हैं, उनको भी बोलने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए प्रजातंत्र में, ठीक है। तो किस प्रकार, इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, दो प्रकरण बताए हैं लेखक ने कि 1831 ईस्वी में ब्रिटेन के चुनाव के बारे में यहां कहा गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि 1831 में जब ब्रिटेन में जो चुनाव हुए तो वहाँ एक जो पार्टी थी, विपक्षी पार्टी मजदूर दल, इस मजदूर दल को 650 में से केवल 50 सीटें ही मिली, ठीक है। 650 में से केवल 50 सीटें ही, 50 सदस्य ही जीत पाए थे मजदूर दल के। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, इतना कम वहाँ उनको वोट मिले तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर हो सकता था कि ये 50 जो लोग हैं, इस अल्पमत को क्या किया जा सकता था, उनके अधिकारों का हनन किया जा सकता था। हो सकता है कि उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाए, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस मजदूर दल की अल्पमत वाले जो सदस्य थे, 50 सदस्यों को भी ऐसा कभी नहीं सुना गया कि उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया हो। यानी इस अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार कभी भी नहीं हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में,
ठीक है। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि बंबई विधानसभा में यानी भारत में इस प्रकार का देखा गया है। क्या देखा गया? कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार होता है। किस प्रकार? कि जब कहते हैं लेखक अंबेडकर कह रहे हैं कि जब मैं बंबई विधानसभा में था तो उस समय का प्रकरण बताया गया और उस समय के लिए कहा गया है कि हम विपक्षी पार्टी में थे, हमारा बहुमत नहीं था, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता था? उस समय हमारी बातों को नहीं सुना जाता था, बहुत ही कम स्पेस दिया जाता था, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। और जो अध्यक्ष थे, विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, वो भी क्या करते थे? वो भी हमारी बातों को अनसुना कर दिया करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अल्पमत होने पर जो जिस पार्टी का अल्पमत है, माइनॉरिटी है, तो उसको अधिकार नहीं दिया जाता था, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता था? भारत में होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है समाज द्वारा नैतिकता का पालन होना चाहिए। तो समाज क्या करती है? नीति को अलग समझती है और राजनीति को अलग समझती है, ठीक है ना। नीति का मतलब नियम पालन करना, धर्म पालन करना, लेकिन नीति और राजनीति दोनों एक ही हैं। यानी राजनीति में भी जब हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति में भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमको नीति का ध्यान रखना चाहिए, नियमों का अर्थात धर्मों का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार हम सड़क पर चलते हैं तो हम सारे नियमों को फॉलो करते हैं, हेलमेट पहनना, बाईं तरफ चलना और सब ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं। तो उसी प्रकार ये हमारा धर्म है। उसी प्रकार हमें राजनीति में होने पर भी क्या करना चाहिए? अपने पक्ष के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि सबको समान समझना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए? समाज के द्वारा भी नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। नीति का पालन या धर्म का पालन या आदर्शों का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक अंतरात्मा की स्थापना। ये सार्वजनिक अंतरात्मा क्या है? यानी ऐसी आत्मा या ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हो, जिसको कोई भी परेशानी नहीं हो, दूसरे को कोई परेशानी हो, फिर भी वह व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्मा को सार्वजनिक अंतरात्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो सार्वजनिक, पब्लिक के लिए काम करे, परोपकार के लिए काम करे, ठीक है ना, उसको वो आराम से अपना जीवन जी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जिनको ठीक प्रकार से अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उनके प्रति भी आवाज जो उठाएगा वो कौन कहलाएगा? वो सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाएगा। ऐसी आत्मा को सार्वजनिक अंतरात्मा कहा जाएगा, ठीक है ना। तो समाज में ऐसी सार्वजनिक अंतरात्माएं होनी चाहिए, ठीक है ना, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, दूसरे के दर्द को समझ सके और उसके खिलाफ आवाज उठाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कहा है? 2 प्रकरण यहां दिए हैं। पहला, इंग्लैंड में यहूदियों पर अत्याचार। इंग्लैंड में जब यहूदियों पर अत्याचार होता था, क्यों होता था? क्योंकि ये यहूदी जो थे, यहूदी धर्म के जो लोग थे, ये अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी में थे, ठीक है ना। तो इन पर अत्याचार होता था, इनके जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए थे, ठीक है ना। लेकिन इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं था, इनके साथ में कोई नहीं ऐसा था जो समाज से लड़े, सिस्टम से लड़े, ठीक है ना। तो वहाँ पर यहूदियों को उनकी समस्याओं से खुद को ही लड़ना पड़ा। किसको? यहूदियों को। क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि वो समस्याएं खुद उन यहूदियों की थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो बहुत संख्या में लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के लोग थे, वो कभी भी
इनका साथ नहीं देते थे, ठीक है ना। तो लेखक ने कहा है कि उन यहूदियों को साथ देने वाले, उनके भलाई के लिए लड़ने वाली कोई भी ऐसी सार्वजनिक अंतरात्मा वहां नहीं थी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचार, ठीक है ना, कि अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचार होते थे। वहां पर भारत जो है उनको काली चमड़ी वाले लोग कहा जाता था और इस प्रकार से हेय दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। उनके अधिकार सीमित थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार भारतीयों पर अत्याचार होता था, जगह जगह उन पर अत्याचार होता था अफ्रीका में, ये एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उन भारतीय जो विद्यार्थी थे, भारतीय जो लोग थे, उनके साथ में खड़े होकर उनकी मदद की, ठीक है ना। किसने मदद की? अफ्रीका के लोगों ने, ठीक है ना। किसकी मदद की? उन भारतीयों की मदद की अफ्रीका के लोगों ने। तो उन अफ्रीका के लोगों को क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक अंतरात्मा कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इन अफ्रीका के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये भारतीयों के लिए लड़े, भारतीयों के पक्ष को मजबूत करने के लिए लड़े। तो दूसरे के लिए जो लड़ता है, दूसरे के अधिकारों को दिलवाने के लिए जो लड़ता है, खुद को समस्या हो या न हो, दूसरे की समस्या को दूर करने के लिए जो लड़ता है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सार्वजनिक अंतर आत्मा। और लेखक ने इस चैप्टर का मूल जो बिंदु है, इस चैप्टर का जो मूल उद्देश्य है, मूल कथन है, वो क्या है कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार भारतीयों के साथ अत्याचार होता था अफ्रीका में, ठीक है ना, उनकी चमड़ी के कारण या कहेंगे रंग भेद नीति के कारण जब भारतीयों पर अत्याचार हुआ, तो उसी प्रकार का अत्याचार कहाँ होता है? भारत के हर गांव में होता है, प्रत्येक गांव में होता है। ऐसा कहा है लेखक ने। क्यों कहा है? कि हर गांव में जो दलित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उन पर हमेशा अत्याचार होता रहा है, ठीक है ना। वो आर्थिक दृष्टि से भी हो सकता है, वो हो सकता है सामाजिक दृष्टि से, हो सकता है उनकी जाति के कारण हो। तो इस प्रकार हर गांव में जो तुच्छ, जो निम्न वर्ग के हैं, वो जाति के कारण जिनको हेय समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है, उन पर हमेशा से ही क्या होता है? अत्याचार होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लेखक अंबेडकर ने कहा है कि हर गांव में अत्याचार होने के कारण हर गांव को दक्षिण अफ्रीका से तुलना की जा सकती है, और जब तक ऐसा होगा तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, हर एक का कल्याण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। तभी जो है प्रजातंत्र सफल हो सकता है। धन्यवाद।